डायरेक्टर कहता है ना, टेक कैमरा एक्शन। बेटा देखो, किसी भी मैनेजर के अकेले की बस की बात नहीं है कि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, बहुत बड़े ग्रुप को संभाल पाए, मैनेज कर पाए। मतलब जहां पे किसी काम को करने का खर्चा आ रहा था 100 रुपए, वो मैनेजर 50 रुपए में ही काम कर दे, या वो बंदा 50 रुपए में ही काम कर दे, तो उसको क्या कहा, मतलब क्या उसको बोला जाएगा, एफिशिएंट बोला जाएगा। बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है कि मैनेजमेंट साइंस ज्यादा है, आर्ट ज्यादा है, या प्रोफेशन ज्यादा है। अब डिसाइड आपको करना है। जब मैं आपको पूरा टॉपिक समझा लूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैनेजमेंट ज्यादा क्या है एंड मैनेजमेंट कम क्या है। भैया जब यही चला जाएगा, जब ये सर्वाइवल ही इंश्योर नहीं कर पाएगा, तो ये नौकरी किसकी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। माय नेम इज हर्ष और बेटा मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, क्लास 12th की बात की जाए, तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं और जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आपको मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं यार कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट का बेसिक सा मतलब ये समझिए बच्चों कि किसी भी काम को करना, किसी भी स्पेसिफिक जॉब को करना, किसी भी पर्टिकुलर काम को करना और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना किसी रिसोर्स का वेस्टेज किए, हम उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। इसका मतलब है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हो, जब आपका जो प्रॉपर जॉब है, जो स्पेसिफिक जॉब है, वो आपकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो रही हो, तो वो कैसे होगी, मैनेजमेंट की हेल्प से ही होगी। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट, अगर आप अपनी पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लीजिए पेपर का टाइम चल रहा है और आपको अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी है। कल सुबह उठ के क्या पढ़ना है, इसकी प्लानिंग आप आज रात में सोने से पहले ही कर लेंगे, है ना। तो इसे मैनेजमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि आपने कल सुबह उठ के पढ़ने की प्लानिंग आज रात में सोने से पहले ही कर ली। आपको पता था कि अगर कल सुबह उठ के मैं प्लानिंग करने बैठ जाऊंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेसिकली आपने एक दिन पहले प्लानिंग इस वजह से की ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने कल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। कल के ऑब्जेक्टिव मतलब आपने ये सोचा कि भाई मुझे 8-10 घंटे पढ़ने हैं, तो कल का ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाएगा। ये होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये सब तो आपको अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले जरा मैनेजमेंट टर्म्स को हम डिकोड कर लेते हैं कि मैनेजमेंट टर्म कहता क्या है। यार मैनेजमेंट टर्म में ना 3 चीजें निकल के आती हैं। एक वर्ड तो निकल के आता है मैनेज, दूसरा वर्ड निकल के आता है मैन, और तीसरा वर्ड निकल के आता है टी। अगर हम ब्रेकआउट कर लेते हैं तो मैनेज एक जगह यहां कर लीजिए, मैनेज एक तरफ हो गया, मैन एक तरफ हो गया और टी एक तरफ हो गया। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यहां पे मैनेज किसको करना है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना है मैन मतलब लोगों को, और टी बोले तो थिंग्स को। थिंग्स मतलब ऑपरेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग हो गई, हर चीज को। मैनेजमेंट मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट मतलब होता है मैनेज करना लोगों को और थिंग्स को। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, क्योंकि हमें अपने टास्क को कंप्लीट करना है एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब चलिए बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट के और सारी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो कुछ हम राइटर्स की डेफिनेशन भी यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट में यह लिखा हुआ है कि यार मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जो नेवर एंडिंग है, जो लंबे समय तक चलती जाएगी, वो प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोई एक बार में खत्म होने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट तो खुद एक प्रोसेस है। काहे की प्रोसेस है, प्लानिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कल सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है, उसकी प्लानिंग आपने आज ही रात में कर ली है। एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, आपको पढ़ने के लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो फोन है कि नहीं है, फोन में इंटरनेट है कि नहीं है, और आपके पास ईयरफोन है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपने चेक कर ली। एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। मतलब कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को, ताकि एक स्पेसिफिक गोल हमारा अचीव हो सके। जो हमने गोल सोच के रखा हुआ है वो हमारा अचीव हो सके इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब ये इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर क्या होता है, ये मैं आपको इस स्लाइड के बाद बताऊंगा कि भाई इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों का।
अभी हमको यह समझना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, अब भाई एक दो राइटर यहां पे हैं। सबसे पहले हैरोल्ड कुंट्ज। अब हैरोल्ड कुंट्ज ने क्या कहा, चला वो देखते हैं। हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक कला है। कला समझ रहे हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की कला है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कहा है कि मैनेजर, जो मैनेजर होगा, मैनेजमेंट में जो मैनेजर होगा, उसको ये कला आनी चाहिए लोगों से काम निकलवाने की, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, क्योंकि वो सारा काम अकेले नहीं कर सकता है। भाई एक मैनेजर है, या मान लो मैं हूं, तो मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूं या मैनेजर हूं, तो मैं पूरी कंपनी को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा। तो क्योंकि मैं सारा काम अकेले नहीं कर सकता हूं, इस वजह से मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। मेरे अंदर ये कला होनी चाहिए कि मैं लोगों से काम निकलवाऊं, लोग मेरे लिए काम करें एंड मैं उनको पे करूं विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। और वो जो लोग होंगे वो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हिस्सा होंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं कंपनी का मालिक हूं और मैंने अपनी एक परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि आज के आज तुमको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो वो जो परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? वो आते हैं परचेज डिपार्टमेंट के ग्रुप में। मतलब वो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में आते हैं और मैनेजर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ये कला होनी चाहिए कि उनसे वो काम निकलवा सके। फिर आता है बच्चों एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर बहुत ही फेमस मतलब मैनेजमेंट की इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर के हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तो उनकी एक बहुत ही अच्छी राइटिंग है, वो यहां पे लिखी हुई है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट एक कला है ये जानने की कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं चाहता क्या हूं। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए कि मुझे 90+ मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 90+। मतलब मैं चाहता क्या हूं, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, हो गया। एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और फिर देखना कि वो ये काम करे इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अब ये वो कौन है? यहां पे लिखा है ना दे, तो ये दे कौन है बेटा? दे है इनके एम्प्लॉइज। बोले तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है, मैनेजमेंट एक कला है। मतलब इन्होंने भी मैनेजमेंट को कला ही बताया है। मैनेजमेंट एक कला है। कला काहे की है? सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, और फिर यह देखना कि वो आपके लिए वो काम करे इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब सबसे अच्छे से करे और सबसे कम पैसों में करे। और ये वो कौन है? आपके एम्प्लॉइज। मतलब दोनों ही राइटर्स की सेइंग क्या कह रही है कि मैनेजर सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा, उसको अपने एम्प्लॉइज से काम निकलवाना आना चाहिए। और इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा है? एक कला कहा है, एक आर्ट कहा है। तो अब आप लोगों को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट होता है लोगों से काम निकलवाना एंड अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दैट्स इट। मैंने बताया था मैनेज करना किसको? लोगों को और थिंग्स को। लोगों को मैनेज कर लोगे, थिंग्स अपने आप मैनेज हो जाएंगी। बाकी ऊपर मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है रिसोर्सेज को लाने का और एक्टिविटीज को प्लान करने का, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, गोल्स अचीव हो सके इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। बच्चों अब हम ये देखेंगे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है। बहुत ही बारीक डिफरेंस है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यही कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस एक तरफ रखा है मैंने और एक तरफ आपके लिए एफिशिएंसी रखी है। इफेक्टिवनेस होता क्या है बच्चों? देखो, आप जब अपने जॉब को टाइम पे खत्म करते हो ना, तो कहा जाएगा एक मैनेजर को इफेक्टिव मैनेजर है ये। जैसे आप अगर मान लीजिए मैनेजर हैं और आप अपने टाइम को, आप अपने जॉब को सही समय पे खत्म करते हैं, तो आपको इफेक्टिव माना जाएगा और कहा जाएगा यू आर अ इफेक्टिव मैनेजर। और आपके अंदर की इफेक्टिवनेस के लिए भी तालियां बजेंगी। तो मतलब आप क्या हो? इफेक्टिव हो। लेकिन वही एक मैनेजर टाइम पे ना खत्म कर पाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो पैसे बचा के दे। मतलब जहां पे किसी काम को करने का खर्चा आ रहा था 100 रुपए, वो मैनेजर 50 रुपए में ही काम कर दे, या वो बंदा 50 रुपए में ही काम कर दे, तो उसको क्या कहा, मतलब क्या उसको बोला जाएगा? एफिशिएंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एफिशिएंट बोला जाएगा, इफेक्टिव नहीं बोला जाएगा। कहा जाएगा यू आर एन एफिशिएंट मैनेजर। मतलब जब कोई मैनेजर अपना काम समय पे खत्म करता है तो इफेक्टिव, और जब पैसा बचाता है तो एफिशिएंट। बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, एक बार रीड करके देख लेते हैं। इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। यहां पे मेन फोकस क्या है? काम को
यहां पे मेन फोकस क्या है बच्चों, यहां पे मेन फोकस है काम को टाइम पे खत्म करना। इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, जॉब को टाइम पे खत्म करना। फर्क ही नहीं पड़ता है कि कॉस्ट कितनी लग रही है, खर्चा कितना हो रहा है, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, है ना, नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कॉस्ट कितनी आपकी लग रही है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें कॉस्ट से मतलब नहीं है, हमें टाइम पे अपने काम को खत्म करना है, टाइम पे अपने जॉब को खत्म करना है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अचीव द एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। इनका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम पे एंड रिजल्ट्स अचीव हो सके, जो एंड रिजल्ट हम चाहते हैं वो सही समय पे अचीव हो। और यहां पे मेन कंसीडरेशन क्या है, समय ही यहां पे मेन कंसीडरेशन। तो टाइम वर्ड यहां पे भी आ रहा है, टाइम वर्ड यहां पे भी आ रहा है और टाइम वर्ड यहां पे आ रहा है, मतलब हर चीज करनी है सही और उचित समय पे। लेकिन अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कि भैया पैसा देखते हुए चलना है, पैसा बचा के अपने को काम करना है। टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ताकि क्या हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना पैसा लगाया और कितना पैसा निकला, जो मेरी कॉस्ट लगी 100 रुपए तो मैंने कितना कमाया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ली। एंड यहां पे मेन कंसीडरेशन क्या निकल के आता है, मेन कंसीडरेशन इज कॉस्ट और यहां पे मेन कंसीडरेशन इज टाइम। इसका मतलब कि अगर एक मैनेजर है और मैनेजर ने अपने काम को समय पे खत्म किया तो वो इफेक्टिव कहलाएगा, और अगर समय पे खत्म किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, पैसा बचाया तो उसको एफिशिएंट कहा जाएगा। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस निकल के आता है। ओके जी, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। मैनेजमेंट एक्चुअली में, ठीक है, मैनेजमेंट हमको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको करके हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, क्या कुछ खूबियां हैं मैनेजमेंट में। सबसे पहले, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का यहां पे मतलब यह है कि भाई अगर 4 दोस्त बैठे हुए हैं चाय पीने और वो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी गोल को अचीव करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो मतलब प्रोडक्टिव बात हो, सिर्फ गप लड़ा रहे हैं बैठ के या पंचायत कर रहे हैं 4 दोस्त मिलके, तो बेटा वहां पे मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं है। हाँ, जब 4 दोस्त बैठते हैं और बात करते हैं किसी गोल को अचीव करने की, वहां पे उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वहां पे उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की तो मैनेजमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो बात करता है गोल को अचीव करने की, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। द प्राइमरी पर्पस इज टू मीट द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इट इंश्योर्स द टास्क असाइन्ड आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। बात कही जा रही है कि यहां पे मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना एंड ये इंश्योर करना कि जो टास्क दिए गए हैं वो टाइम पे उनको कंप्लीट किया जाए, किसी को भी कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। मैनेजमेंट हर जगह नेसेसरी है जहां पे गोल्स को अचीव करने की बात कही जा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी साइज हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोल हर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। मैनेजमेंट का काम है गोल को अचीव करवाना। देन आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो बेटा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। जहां से भी आपने मैनेजमेंट हटा दिया वो चीज शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इज नथिंग और जीरो, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। मतलब कि ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं होगा जहां पे मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है या मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। एक बार देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस और नॉन बिजनेस। बेटा मैनेजमेंट हर तरीके के हर तरीके की एक्टिविटी में लगेगी, चाहे वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी हो और चाहे वो एक्टिविटी नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा बिजनेस एक्टिविटी वो होती है जिनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका मेन फोकस होता है आउट ऑफ लव या अफेक्शन किए हुए काम। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए जब खाना बनाती हैं तो वो बिजनेस करने के लिए खाना नहीं बना रही हैं, वो आउट ऑफ लव या आउट ऑफ अफेक्शन हमारे लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या खाना बनाने में मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि बेटा अगर उनको सुबह हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है तो रात में डिनर करने के बाद ही उनको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को कल क्या बना रहा है। मान लो उनको छोले भटूरे बनाने हैं तो बेटा छोले भिगो के रखना पड़ेंगे, तभी तो अगले दिन छोला बन पाएगा ना। भाई छोला कैसे बनेगा? जब उसको रात में भिगो के रखा जाएगा तो सुबह फिर वो छोला बन पाएगा। तो इसका मतलब कि भाई चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव और यूनिवर्सल। दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, किसी भी तरीके का काम हो, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है।
और अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की, वो आता है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आपका एक गोल अचीव हो जाएगा, आप नेक्स्ट गोल की तरफ देखने लगोगे, नेक्स्ट गोल अचीव हो जाएगा, उससे भी नेक्स्ट गोल आप देखने लगोगे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। वो कहते हैं ना कि जब कभी भी आपको कोई काम देना है किसी को, तो हमेशा ऐसे इंसान को दो जो बिना रुके काम करता है, जो बिजी हो। कभी ऐसे इंसान के मत दो जो खाली बैठा हो, क्योंकि जो खाली बैठा है ना वो कभी नहीं करेगा, जो बिजी होगा वही करेगा। जो बिजी होगा वो रुकेगा नहीं, वो एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम पे आता है, दूसरे काम को खत्म करने के बाद तीसरे काम पे आता है। जो एक्चुअली में बिजी हो काम उसको दो। कहा जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि एक गोल खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन रुकती नहीं है, देन नेक्स्ट गोल, देन नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल। अब मम्मी ने, उसी एग्जांपल को लेते हैं, मम्मी ने सुबह छोला भटूरा तो बना दिया, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो छोले भटूरे तो बन गए, लेकिन शाम को फिर खाना बनाने की टेंशन उनको कि भाई शाम का खाना क्या बनेगा, शाम में रात में खाना क्या बनेगा, तो मैनेजमेंट, फिर उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई हरी सब्जी बनेगी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल भिंडी, तो उनको भिंडी भी खरीद के लानी पड़ेगी या भिंडी का जुगाड़ करना पड़ेगा, भिंडी कहां से आएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट नेवर एंड्स एज एन एक्टिविटी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट नीड्स टू अकर एट ऑल टाइम। Functions such as planning to monitoring happen simultaneously as an ongoing process. Management activities continue until the organization is dissolved. Management आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाती, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट प्रोसेस है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बेटा देखो, किसी भी मैनेजर के अकेले की बस की बात नहीं है कि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, बहुत बड़े ग्रुप को संभाल पाए, मैनेज कर पाए। उसके लिए उसको लोग लगेंगे, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होगी। तो कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, लीडर्स और मैनेजर्स सारे काम अकेले नहीं कर सकते हैं। It is a group activity that relies on coordination among leaders and managers and team members, कि भैया कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा लीडर्स, मैनेजर्स और टीम मेंबर्स के बीच में। अब मैनेजर ने कुछ काम कहा अपने टीम मेंबर को और टीम मेंबर ने किया ही नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा, टीम मेंबर को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक इंसान के अकेले की बस की बात नहीं है। लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स, इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा रहा है कि भैया ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को वो देखे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बेटा मल्टी डायमेंशनल है। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज तो देखी होंगी जहां पे मल्टीवर्स की बात हो रही है, एक यूनिवर्स, दूसरा यूनिवर्स, तीसरा यूनिवर्स, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल है। जैसे होता है ना 2D 3D, क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल है। और अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट 3 डायमेंशनल है, 3D है। कैसे है 3D? क्योंकि बेटा इसके 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या हो गया, लोगों को मैनेज करना और काम को मैनेज करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट, मैनेज करना लोगों को और थिंग्स को, तो पीपल और वर्क। और फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब ऐसा कोई भी काम जो रेगुलर तरीके से चल रहा हो, जैसे बेटा कोई ऐसा प्रोसेस, जैसे बिस्किट है तो पहले आटा आएगा, देन बटर में उसका मतलब पूरा उसको मिक्स करेंगे, देन उसमें शुगर मिलाएंगे, देन उसको बेक करेंगे। तो जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या कहा जाएगा, ऑपरेशंस कहा जाएगा, कि हाँ भाई ये काम कभी रुकते नहीं है, ऑपरेशनल काम है, कॉन्टिन्यूअस काम है। तो मैनेजमेंट इन तीनों चीजों का ध्यान रखता है। मैनेजमेंट हेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, इन तीनों ही चीजों पे फोकस करेगा। फिर आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी, मतलब कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। इट कैन ओनली बी फील्ड, आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट इज इंटेंजिबल इन दैट इट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट इज अ थॉट रिलेटेड प्रोसेस, द रिजल्ट ऑफ गुड और बैड मैनेजमेंट कैन बी सीन थ्रू आउट रिजल्ट। और आपको गुड और बैड मैनेजमेंट के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, आपको गुड और बैड मैनेजमेंट कैसे पता लगेगा कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो गुड है या बैड है, कैसे पता लगेगा,
रिजल्ट के माध्यम से। अगर रिजल्ट अचीव होते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो मैनेजमेंट गुड है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते हैं तो मैनेजमेंट बैड है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते हो, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हो, मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हो तो ये मान लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, क्योंकि भैया मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी जाके एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखो बेटा ये तो बड़े अच्छे से समझ लो कि यार जो बिजनेस है ना हमारा वो एक चेंजिंग दुनिया में काम कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारा संसार है, जो वर्ल्ड है, ये एवर चेंजिंग है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। अभी आप देखिए 2020 से पहले किसी ने भी बीमारी का नाम नहीं सुना था कोविड-19 का। 2020 में कोविड-19 आ गया, तब से लोगों की दुनिया पलट गई, लोगों ने मास्क सैनिटाइजर ये सब यूज करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि बेटा डायनेमिक दुनिया है भाई, बीमारी आ गई तो बीमारी का असर, मतलब कि कोविड-19 का असर क्या हमारे बिजनेस पे देखने को मिला? हाँ जी बिल्कुल मिला। कोविड-19 का असर बिजनेसेस पे भी देखने को मिला। बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत से बिजनेसेस को बंद तो नहीं हुए लेकिन बहुत खराब हालत हो गई, और कुछ की तो इतनी खराब हो गई कि उनको अपने 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे सैलरी देने के लिए। तो मैनेजमेंट क्योंकि एक ऐसी दुनिया में आपको करना पड़ेगा जो दुनिया हमेशा बदलती रहती है, जो दुनिया हमेशा एवर चेंजिंग है, इसी वजह से मैनेजमेंट को भी आपके डायनेमिक होना पड़ेगा। डायनेमिक बोले तो जो हमेशा बदलता रहे, क्योंकि आपको दुनिया के हिसाब से चलना है, दुनिया के हिसाब से कोप अप करना है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इट हैज टू बी डायनेमिक फंक्शन बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कीप चेंजिंग। बेटा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे भाई सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जहां पे कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो भाई ये जो हमारा बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, जो हमारी कंपनी के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो एनवायरमेंट है, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है, तो हमें अपने मैनेजमेंट को भी हमेशा क्या करना पड़ेगा? बदलना ही पड़ेगा। ओके जी, अब बात करते हैं बेटा, ये हमारे सारे फीचर्स हो गए, एक बार और देख लीजिए। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मतलब परवेसिव। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, गोल अचीव करने की बात करता है। मैनेजमेंट कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, जिसके 3 डायमेंशन है, वर्क, ऑपरेशंस, पीपल। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक के बस का बात नहीं है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, हमेशा बदलता रहेगा क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा बदल रहा है। एंड मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको आप छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अगर मैं मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करूं, मैनेजमेंट, अभी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया, अब आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, आप मैनेजमेंट करोगे तो गोल अचीव होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट, एक मैनेजर का काम क्या होता है? द रोल ऑफ अ मैनेजर इज टू प्रोवाइड कॉमन गाइडेंस। एक मैनेजर का रोल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस देता रहे एंड डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन देता रहे कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, मैनेजमेंट का काम होता है लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। भाई एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? जब आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे और कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं है। तो भैया जब अचीव नहीं हुए होंगे तो आप सोचोगे कैसे अचीव किया जाए, जिससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओके जी, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेल्प इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक है, हमेशा बदलता रहता है, इसी वजह से मैनेजमेंट को भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, एवर चेंजिंग बनाना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से ढलने वाला बनाना पड़ेगा। बेसिकली पानी बनाना पड़ेगा। पानी किसी भी बर्तन में मतलब डाला जाए, वो उसी बर्तन का रूप ले लेता है, उसी बर्तन में ढल जाता है। आपके मैनेजमेंट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी पानी बनना पड़ेगा, या आलू कह सकते हो, आलू बनना पड़ेगा, हर सब्जी में मिक्स हो जाना। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इम्पीटस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज ऑफ डेवलपमेंट टू अनदर। कहा जा रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलपमेंट के फेज में जाती है, जहां पे एक तरफ डेवलपमेंट था, एक तरफ ज्यादा डेवलपमेंट है, तो मैनेजमेंट ही वो तरीका है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना सकते हैं एंड चेंज करने के लिए, डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज को भी ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, थर्ड हो गया, ओके, फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, देखिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना।
बहुत सिंपल सी बात है, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो बराबर नहीं होते। उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, उनका रिलीजन, उनका टाइम, उनका व्यवहार, उनका नेचर, उनका काम करने का तरीका, मतलब कह सकते हो उनकी काम करने की शैली, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो इसी वजह से उनके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होते हैं। अब किसी का ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन लेना, किसी का ऑब्जेक्टिव है पैसे बढ़ाना, किसी का ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफर लेना, और किसी का ऑब्जेक्टिव है अच्छा काम करके दिखाना ओनली। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जिसके लिए वो गाइड करते हैं। गाइडिंग, जिसके लिए क्या देना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। गाइडिंग द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अटेनिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। भैया मैनेजमेंट का काम यह होता है कि वो गाइड करे लोगों को, मोटिवेट करे ताकि वो अपना काम अच्छे से करे, एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके। पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो बेटा, हमारा जो बिजनेस है वो समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। इंडिया में ही रह के अपना आपको बिजनेस करना है। अगर आप मान लो बिजनेस करने की सोच रहे हो तो कहां बिजनेस करोगे, इंडिया में रह के करोगे बिजनेस। आप इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, इंडिया के ही लोगों को सामान बेचोगे, और इंडिया के लोगों के पैसे से ही आप कमाओगे। तो एक बिजनेस का सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा रोल होता है। सबसे पहला रोल यह है कि आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइसेस पे बेचना है। आपको किसी के साथ भी कोई फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने हैं, एंड फेयर रेट्स में बेचने हैं। किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना है, कोई धोखा नहीं करना है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, और ये मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंस या फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखो बेटा, मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना। अब मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं और मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये कंपनी है, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, मेरा पहला धर्म क्या बनेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लाइन वाइज बांटूं तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में सर्वाइव करना, ठीक है। जैसे हम इंसानों की बात की जाए तो हमारे इंसान का सबसे पहला धर्म या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जिंदा रहें। खाना क्यों खा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए। ये इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं या जॉब क्यों कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहेंगे तो कमाएंगे, अच्छे घर में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल। यहां पे ये कहा जा रहा है कि भैया अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैनेजमेंट का काम होता है कि भैया वो क्या करे, वो कुछ भी करे, एस्टैब्लिश एंड अटेनिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपनी। आपको ऑब्जेक्टिव पहले एस्टैब्लिश करने, फिर उनको अचीव करने की बात कहनी है। इट हैज टू डिलीवर अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल ऑपरेशंस कंटेम्पलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। कहा जा रहा है कि भैया किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव करना है, एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबका ख्याल रखना है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट हो या एम्प्लॉयज हो, सबका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है सर्वाइवल। हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करें। इतने कॉम्पिटेटिव और इतने टफ मार्केट में लंबे समय तक वो सर्वाइव कर जाए, यही बहुत है। एक बार जब इंसान भी, अगर आप इंसान के एग्जाम्पल से रिलेट करके देखिएगा, एक बार इंसान क्या करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है, सर्वाइव कर लिया, पूरे दुनिया में जिंदा रह गया, फिर वो सोचता है पैसे कमाने की, और जब पैसे कमा लेता है फिर वो सोचता है कि कैसे इन पैसों को बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइवल हो गया। अब वो क्या देखेंगे, अब वो देखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। तो सिर्फ सर्वाइवल इंडस्ट्री में रहने के लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको पैसे भी कमाने पड़ेंगे ताकि आपका डे टू डे जो खर्चा है वो निकलता रहे, है ना। कंपनी हैज टू मेक श्योर दैट इट अर्न्स द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज क्रूशियल फॉर मीटिंग द कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिट बहुत जरूरी है कॉस्ट को निकालने के लिए और अनसर्टेनिटीज को देखने के लिए एक बिजनेस की। अनसर्टेनिटी मतलब ऐसी चीजें जो हमको पता नहीं है लेकिन हो सकती है आगे जाके, जैसे लॉस। फिर आता है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहता है,
ग्रोथ कहता है कि एक बार आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, फिर आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रो करना पड़ेगा। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ये मोटिव होगा कि आज हम एक गांव में काम करते हैं, कल हम एक पूरे शहर में काम करें, कल हम पूरे शहर में काम करते हैं, फिर हम पूरी इंडिया में फैल जाए, इंडिया में फैलने के बाद हम अमेरिका भी चले जाए, रूस भी चले जाए, लंदन भी चले जाए, हर जगह चले जाए, हमारी कंपनी हर जगह हो जाए। मतलब अमीर होने के साथ साथ हमको फेम भी चाहिए, फेमस भी होना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे टर्म जो है वो यहां पे यूज होते हैं, ठीक है। ओके और बेटा लंबे समय तक रहना है तो लिखा हुआ है टू प्रिवेल इन द बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट यूटिलाइज एडिकेटली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द फर्म। कि बेटा कहा जा रहा है कि बिजनेस में रहने के लिए एक फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा एंड ग्रोथ पोटेंशियल पे फोकस करना पड़ेगा, ग्रो करने की या आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी। लास्ट के 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आते हैं, सबसे पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, भाई पॉल्यूशन ना करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, कुछ और समाज की भलाई के लिए कर सकते हैं तो करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइसेस पे बेच सकते हो, कोई भी फ्रॉड ना करो, ये भी एक तरीके की सोशल ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी, दिस इंक्लूड यूजिंग एनवायरमेंटली बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी। आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिससे पॉल्यूशन ना हो, जिससे धुआं ना हो, एंड फिर आप क्या करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो लोगों को। इसके अलावा आप डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी में कुछ समाज की भलाई के लिए कर दो। प्राइमरी फैसिलिटीज भी आप दे सकते हो, जैसे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई वगैरह। इसके अलावा लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया कि हर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड और ये सारी चीजें, बैकग्राउंड और पढ़ाई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिलीजन, काम करने का तरीका, वर्क कल्चर, सब कुछ अलग अलग है, उसकी आदतें सब कुछ अलग अलग है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवा पाए। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट्स आर मेड अप ऑफ रिसोर्सेज हु प्रोसेस डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनैलिटीज। अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग ऑब्जेक्टिव और अलग अलग पर्सनैलिटीज। अब दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, वो सारे ही एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट बन जाते हैं। These differ from one economic necessity such as ambitious perks and salary, social obligations such as equal attention and high level of demand। देखो बेटा यहां पे प्रमोशन या बहुत पैसा कमाना या पर्क्स या सैलरीज की बात नहीं हो रही है। पर्क्स मतलब होते हैं अदर बेनिफिट्स। यहां पे बात ये हो रही है बच्चों कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज के अंदर इक्वली उनको ट्रीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, इक्वल ग्रोथ के मौके दें। अगर हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं तो हम या तो सभी को प्रमोशन दें या तो किसी को ना दें। कैसे प्रमोशन देंगे भाई, एक रिटन टेस्ट हो जाए, जो पास होगा उसका प्रमोशन होगा, फेयर डील रखें, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं कि भाई पर्क्स एंड सैलरीज के अलावा सोशल ऑब्लिगेशंस अचीव हो, जैसे इक्वल अटेंशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब इंडिविजुअल ग्रोथ कैसी होगी, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यार मेरे यहाँ 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं और जिन्होंने बीकॉम कर रखा है हम उन सबको एमबीए भी करवाएंगे अपने खर्चे पे। तो इससे एम्प्लॉय की आपकी ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, और इससे एक और फायदा हो रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है ना वो आपसे सेटिस्फाइड होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा बिना थके बिना रुके। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इस 30 मिनट की वीडियो में मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहे। इसके अलावा इसके बाद आपके जो चैप्टर नंबर 1 से और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आनी है, जैसे कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के ऊपर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर और कोऑर्डिनेशन के ऊपर। थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा हमारे सेशंस को और बच्चों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका फायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष और आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक ऐसे सवाल के बारे में जो सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और क्लास 12th का समझ लीजिए ऐसा सवाल है जैसे पूछा जाता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे ही एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है कि मैनेजमेंट साइंस ज्यादा है, आर्ट ज्यादा है या प्रोफेशन ज्यादा है। अब डिसाइड आपको करना है। जब मैं आपको पूरा टॉपिक समझा लूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैनेजमेंट ज्यादा क्या है एंड मैनेजमेंट कम क्या है। मैनेजमेंट आर्ट भी है
और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ज्यादा क्या है, मतलब कि आपको क्या सटीक लग रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट ज्यादा लग रहा है, आपको साइंस ज्यादा लग रहा है, विज्ञान ज्यादा लग रहा है, या प्रोफेशन ज्यादा लग रहा है, माने व्यवसाय ज्यादा लग रहा है। ओके, तो चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। और क्या समझना है आज हमको यही समझना है कि मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, चलिए, तो उसके हर टॉपिक के नीचे आपको कुछ 4 पॉइंट दिख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे। चारों पॉइंट का मकसद ये है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है, या मैनेजमेंट एज अ आर्ट के जो पॉइंट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है। ये कुछ पॉइंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस को, यानी कि मैनेजमेंट को एक विज्ञान के तौर पे। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस प्रकार से साइंस में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 11, 12 देन बीटेक, बीएससी, एमएससी, साइंस की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या वैसे ही मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बच्चे बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, एंड जिस प्रकार से साइंस में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं भाई। साइंस में अभी आप देखिए कि कोविड-19 का समय चल रहा था, तो हमारे इंडिया के साइंटिस्टों ने बहुत दिन रात मेहनत करके एक वैक्सीन निकाल दी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। बाकी रशिया वगैरह से भी वैक्सीन आ रही थी, स्पुतनिक वी वगैरह। तो जिन भी साइंटिस्टों ने ये सारी वैक्सीन बनाई है, उन साइंटिस्टों से अगर पूछा जाए कि वैक्सीन कैसे बनाई, तो उनका जवाब होगा कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया एंड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा आपको साइंस में। क्या मैनेजमेंट में भी आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने चाहिए? बिल्कुल। एक मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, कौन सा एम्प्लॉय बेकार काम करता है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है। ये ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता लगेगा। इसके अलावा साइंस होता है कि हमने इस केमिकल में उस केमिकल को मिलाया, देन ये रिजल्ट आया, मतलब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे बारिश हुई तो वो क्या है? कॉज है, वो कारण है। और कीचड़ हो गया रोड पे, पानी भर गया रोड पे, ये क्या हो गया? ये इफेक्ट हो गया। तो क्या साइंस कॉज और इफेक्ट की बात करता है, मैनेजमेंट नहीं करता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट भी करता है कॉज और इफेक्ट की बात। मैनेजमेंट भी देखता है कि हमने ये प्लान बनाया था और उसका ये रिजल्ट रहा, हमने ये डिसीजन लिया था और उसका ये रिजल्ट रहा। मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप से। चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन को देख लीजिए, न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे, उन लॉज को देख लीजिए। साइंस के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो यूनिवर्सल वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है। और उसी तरीके से जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जो हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे, वो भी यूनिवर्सली वैलिड है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है। परंतु बात यह आती है कि भाई साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड है और वो पूरी दुनिया में एक ही तरीके से लागू होते हैं। मतलब जैसे वो हैं, जैसे न्यूटन ने कहा था, वो वैसे ही लागू होते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, आप अमेरिका जाके उन प्रिंसिपल्स को पढ़िए, आप इंडिया में प्रिंसिपल्स को पढ़िए, हर जगह वो प्रिंसिपल सेम रहेंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी सेम रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहेंगे। ऐसा खुद हेनरी फ्योल ने कहा था कि भैया जैसा समय हो, जैसी सिचुएशन हो और जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप इन प्रिंसिपल्स को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करके, मैनेजर से कहा था कि आप इन प्रिंसिपल्स को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट विज्ञान तो है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। हम ये नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, हाँ, लेकिन सॉफ्ट साइंस तो है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। फिर आते हैं और मैनेजमेंट ऐसा आर्ट की बात करते हैं। आर्ट मतलब होती है कला। अब कला, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कला क्या होता है, तो आप मुझसे कहोगे कि सर कला मतलब ये होता है जो हम पहले ड्राइंग करते थे ना आर्ट की बुक में, उसी को आर्ट कहते थे। हमने 6, 7, 8 तक ड्राइंग भी की है। नहीं बेटा, कला में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कला जिसके पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? कलाकार। और कलाकार बहुत सारे लोगों को कहते हैं। क्या एक्टर्स को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है।
क्या गिटार बजाने वाले मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले लोगों को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल। क्या अच्छी ड्राइंग करने वाले बंदे को या इंसान को, स्केचिंग करने वाले इंसान को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। अच्छे डांसर को, अच्छे सिंगर को, अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक कला है। अब अगर कला के फीचर्स को देखें तो कलाकार के फीचर्स क्या है? सबसे पहला थ्योरेटिकल नॉलेज। बेटा जब भी कोई एक्टर होता है ना तो उसको एक्टिंग स्कूल में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है, हंसना, रोना, बोलना, दुखी होना, खुश होना, एक्टिंग भी सिखाई जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है पर्सनल स्किल्स। आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा, कुछ वीडियोस हो सकता है आपने चार्ली चैपलिन की देखी हो, जहां पे वो बिना कुछ बोले लोगों को हंसाने का काम करते थे, बिना कुछ बोले, साइलेंट रहती थी उनकी वीडियोस, उनके जो भी शोज आते थे पहले के जमाने में 70-80s में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, और बिना कुछ बोले लोगों को हंसाते थे। तो आजकल के एक्टर्स को जब भी एक्टिंग सिखाई जाती है तो चार्ली चैपलिन के वीडियोस दिखाए जाते हैं कि बिना कुछ बोले अपने एक्सप्रेशंस को कैसे दिखाना है। तो भैया पर्सनल स्किल्स की बात करते हैं। कला में पर्सनल स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल होता है। बेटा आप गाना, आपकी आवाज अच्छी है, आप गाना अच्छा गा लेते हो, लेकिन कितने दिन तक और लोगों के गाने गाते रहोगे? जब आपको अपना गाना गाना होगा, अपना लिखा हुआ, अपना बनाया हुआ गाना, वहां पे आपको अपने पर्सनल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है क्रिएटिविटी। एक कलाकार को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कहा जाता है कि अपने दिमाग के एक कोने को खाली करो, इंस्टेंटली क्लीन आउट वन पार्ट ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिविटी इंस्टेंटली फिल इट, है ना। क्रिएटिविटी अपने आप उसमें भर जाएगी। कहने का मतलब है अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो और खाली करो, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। अब एक कलाकार का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो क्रिएटिव रहे, कुछ नया करने की फिराक में रहे, कुछ नया करने के बारे में हमेशा सोचे। ऐसे ही साइंस में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का भी यूज होता है, साइंस में भी मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का भी यूज होता है। मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल्स भी लगती है मैनेजर की, और मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए कुछ नया करने की। भाई अगर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में स्टैंड आउट करवाना है तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा, उसको कुछ अनोखा, कुछ बेहतरीन बनाना पड़ेगा। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। बेटा आर्ट, एक कलाकार ना हमेशा, वो एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। ठीक है, जड़मती मतलब मोटी बुद्धि भी सुजान हो जाएगी जब आप अभ्यास करते रहेंगे। और एक इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक कलाकार तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो निरंतर प्रयास या निरंतर प्रैक्टिस करता रहे। मैनेजर भी मैनेजमेंट के अंदर तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो प्रैक्टिस करता रहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर उसको आजमाने की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, मैनेजमेंट एक पर्सनल स्किल भी है। ठीक है, मैनेजमेंट में एमबीए तो आपने कर लिया, लेकिन बिना पर्सनल स्किल से मैनेजमेंट आप कर नहीं पाओगे। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों से बेटर हो पाएगी। एंड परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन परफेक्शन कैसे अचीव होगी? जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसके पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो वहां पे आपने देखा होगा बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि हैरल्ड कुंट्ज और एफडब्ल्यू टेलर की दो डेफिनेशन बताई थी पहले ही पेज में, जहां पे मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड फ्लो। वहां पे भी हैरल्ड कुंट्ज ने भी कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम निकलवाने की कला है मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट में आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल दूं तो बेटा डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर की बात करते हैं, एटसेट्रा, ये सारे ही लोग प्रोफेशन में आते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। कैसे है देख लेते हैं। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या लगती है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा। वैसे ही मैनेजमेंट में अगर आपको आना है तो आपको मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप करके निकले और सीधे इंजीनियर बन जाओगे? नहीं, उसके पहले आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो भैया जिस प्रकार से
ट्रेनिंग होना प्रोफेशन में बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग होना मैनेजमेंट में भी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के इंसान को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए मैनेजमेंट करने की। सर्विस मोटिव, डॉक्टर पैसा तो कमाना चाहता है बट वो सर्विस भी दे रहा है। लॉयर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो सर्विस भी दे रहा है। इंजीनियर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो सर्विस भी दे रहा है। और एक टीचर की भी बात करें तो टीचर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो अपनी सर्विस भी दे रहा है टीचिंग की। ठीक, तो सर्विस मोटिव की बात करते हैं। टीचर सर्विस मोटिव में आ गया। क्या मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव में रहता है? बिल्कुल सर्विस मोटिव में रहता है। मैनेजमेंट का अगर मैनेजमेंट के अंदर अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट और उसके अंदर कोई मैनेजर काम करता है तो उसका मेन काम ये नहीं होगा कि वो सामान बेचे, उसका मेन काम होगा कि वो सर्विस दे। आखिरी पॉइंट है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा और आपको लाइसेंस मिलेगा। लॉयर बनना है तो आपको लाइसेंस मिलेगा बार काउंसिल से। ठीक है, वैसे ही आपको अगर मैनेजमेंट के उसके आना के पार्ट में आना है तो आपको किसी ना किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशन में होना पड़ता है। तो ये तीनों फीचर्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब इनको डिटेल में देखने की बारी आ चुकी है। मतलब हमने डिटेल में तो देख ही लिया है बट थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या चीजें लिखी हुई हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। यहां पे लिखा हुआ है कि भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस में लिखा हुआ है कि साइंस मींस अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस नॉलेज के बेसिस पे आती है, एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, साइंस के माहिर हो जाओगे। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल जो इनके होते हैं वो कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे आते हैं। जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। पहले हर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो आते हैं वो डेवलप किए जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन करके जब आप थक जाते हो फिर आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। मतलब आपने पहले ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर आपके साइंस के प्रिंसिपल डेवलप हो गए। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Science is based on cost and effect relationship. For an example, if a person eats a lots of fast food, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाएगा विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, he will put on extra weight, उसका वेट अचानक से बढ़ जाएगा। तो कॉज क्या है? फास्ट फूड खाना, और इफेक्ट क्या है? वेट बढ़ जाना। ठीक, यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली वैलिड है एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड टाइम्स। बेसिक ट्रूथ है ये साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है। ओके जी, बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट कंप्रोमाइजेज द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज की एप्लीकेशन लगती है, पर्सनल स्किल्स लगती हैं। भैया देखो लिखा हुआ है इवन हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम्स फॉर रीचिंग द रिजल्ट और द गोल विच दे आर विलिंग टू अचीव डिफर्स। बेटा देखो कि भैया बात ये की जा रही है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं कि अपने रिजल्ट को कैसे अचीव किया जाए। अगर आप 10 लोगों को एक ही प्रॉब्लम दोगे तो सबके सॉल्यूशन अलग अलग आएंगे। अप्लाइंग दिस बेसिक नॉलेज विद प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन इज अ पर्सनल स्किल। आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो नई नई क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशन के साथ, इनिशिएटिव के साथ एंड इनोवेशन के साथ, तो वो आपकी पर्सनल स्किल्स कहलाती हैं कि आपका भैया पर्सनल स्किल है प्रॉब्लम को डील करने का। क्रिएटिविटी, आर्ट में हमेशा क्रिएटिविटी होती है एंड थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस भी किया जाता है। कुछ अलग करने का जज्बा होता है क्रिएटिविटी की, हमें और लोगों से कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बेहतरीन करना है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, आर्ट्स रिक्वायर्स नॉन स्टॉप प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी। आर्ट्स कलाकार को अच्छा कलाकार बनने के लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगेगी, मास्टरी अचीव करने के लिए। परफॉर्मिंग द टास्क अगेन एंड अगेन, गेन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आपको परफेक्शन पाना होगा प्रैक्टिस के थ्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशन। सबसे पहले आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटा हर प्रोफेशन में आने वाले इंसान को डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जहां पे लिखा हुआ है अ डॉक्टर नीड्स टू कंप्लीट हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस हिज नॉलेज बिफोर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द पीपल। बेटा एक बात बताओ, एक डॉक्टर है,
उसने पढ़ाई कर ली 4 साल की एमबीबीएस, अब वो सीधे ऑपरेशन करने लगेगा लोगों का? ट्रेनिंग नहीं होगी उसकी, होगी ना, बस वैसे ही। ठीक, फिर आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में क्या आता है? द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग अ डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। कि भैया आपको सर्विस देना है। बेसिक मोटिव प्रोफेशन का क्या है? कि उनके जो क्लाइंट है उनका इंटरेस्ट अचीव हो पाए। और इंटरेस्ट कैसे अचीव हो पाएगा? जब वो डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विसेज देंगे। क्या देंगे? सर्विसेज देंगे। उनका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक, ओके, है ना। क्लाइंट का इंटरेस्ट समझ रहे हैं? जैसे डॉक्टर के लिए उसका क्लाइंट कौन है? पेशेंट। इंजीनियर के लिए क्लाइंट कस्टमर हो गया, और लॉयर के लिए क्लाइंट तो क्लाइंट ही होगा, जो लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके, कानूनी समस्याएं लेके। फिर आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। कहा जा रहा है कि भैया हर प्रोफेशन वाले इंसान को एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अपनी डिग्री लेनी होती है, वहां पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वो बंदा एफिलिएटेड होना चाहिए किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं बेटा, सीए अगर आपको बनना है तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डिग्री लेनी पड़ेगी। इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप बच्चों कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जहां पे मैंने आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल ऑफ कॉमर्स 24/7। आप लोगों को रेगुलरली इस पे पड़ी हुई वीडियोस देखना है, और वन शॉट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वन शॉट जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो भी आपको रेगुलरली हमारे वॉच करते रहना है, जहां पे आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय। Hello students, welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh and I am your business studies mentor. And today we are talking about levels of management. बच्चों क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, एम्प्लॉइज बढ़ते जाते हैं, तो किसी भी एक इंसान के लिए या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख करे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाले या मैनेज करे। तो वहां पे उनको और लोगों की जरूरत पड़ती है जो नीचे वाले स्टाफ को मैनेज करेंगे। और यहां से कहानी शुरू होती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे ऊपर लोग बैठते हैं उनको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं या रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। जो लोग बीच में आते हैं उनको कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट की बातों को टॉप लेवल तक पहुंचाना और टॉप लेवल की बातों को लोअर लेवल तक पहुंचाना, और भी ऑर्गेनाइजेशनल चीजें करना, जैसे हर चीज अपने ऑर्डर पे हो, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज तरीके से हो, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये सारा काम हो जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनका काम होता है वर्कर्स के ग्रीवियंसेस को हैंडल करना या वर्कर्स के डायरेक्टली टच में रहना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर बेसिकली बच्चों सीईओ के लेवल पे आएंगे। सीईओ बोले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो मोहतरमा है ये हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिनोट कर रही हैं, और क्या पता कि ये जनरल मैनेजर ही हो, क्योंकि बेटा जनरल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आता है। जनरल मैनेजर में सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ ये सारे लोग आते हैं। लिखा भी हुआ है has considerable financial responsibility and a lot of discretionary authority। इनके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एंड इनके पास अथॉरिटी भी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की। फिर जब आप थोड़ा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, जैसे ये दोनों लोग यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, इसमें आ जाएगा आपका मैनेजर, सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करते हैं लोगों को डायरेक्टली। फिर आता है आपका सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर वगैरह भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ये कह सकते हैं मान लो एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर और एक मैनेजर, और सारे डिपार्टमेंट का हेड कौन है? जनरल मैनेजर या जीएम। ठीक है, इसको हम लोग प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। और फिर हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। जैसे ये दोनों लोग बैठे लग रहे होंगे आपको, सुपरवाइजर मतलब फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट जॉब, या फिर प्रोजेक्ट का कोई मैनेजर है, कोई नया प्रोजेक्ट आया, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख यूनिट, तो एक प्रोडक्ट का मैनेजर हमने बना दिया या एक प्रोजेक्ट का मैनेजर हमने बना दिया, वो हो जाएगा आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट लेवल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हमारी
किताबों में है एंड हमको क्या बोर्ड्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। बच्चों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक बार रीड करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिफर्स टू अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक लाइन है जो अलग अलग मैनेजर्स को डिवाइड कर देती है। द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल लेवल्स। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है, जैसे आपने देखा होगा भाई हमारा जो ग्लोब है, अब ग्लोब पे जो लाइन बनाई गई है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये एक्चुअली में तो है नहीं, वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। जब हम अपना ज्योग्राफी पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, वहां पे हम देखते थे कि लिखा होता था कि भाई लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन है जिससे टाइम मीडियन वगैरह का पहचान लगाया जा सके एंड कोऑर्डिनेट्स लोकेशन का पता लगाया जा सके, राइट। तो बेटा वैसे ही इमेजिनरी लाइन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बांटी जाती है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को अलग रखा जाता है, मिडिल लेवल को अलग रखा जाता है एंड लोअर लेवल को अलग रखा जाता है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्कफोर्स इंक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइज बिजनेस का बढ़ता जाएगा और वर्कफोर्स का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब जहां पहले 10 लोग थे अब 100 लोग हो जाएंगे। बेटा 10 लोग को एक मैनेजर मैनेज कर लेगा, लेकिन 100 लोगों को एक इंसान या एक मैनेजर मैनेज नहीं कर सकता है। अब यहां पे उसको अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाने ही पड़ेंगे। ये आ जाएगा टॉप लेवल, ये आ जाएगा मिडिल लेवल और ये आ जाएगा लोअर लेवल। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। अब ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पता क्या लगता है, तीन चीजें पता लगती हैं। पहला, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल से ऑर्डर लेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल से ऑर्डर लेगा। तो चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको कमांड देगा, जैसे आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना, तो वैसा ही आ रहा है चेन ऑफ कमांड। फिर आता है द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, मतलब पावर किसके पास ज्यादा है, ओके। एंड स्टेटस, भाई किसका स्टेटस ज्यादा है, मतलब किसका रुतबा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है। समझ गए भाई। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट का असली चार्ट। ये चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल बना के डिनोट करते हैं। ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, जो बीच वाला हिस्सा है वो मिडिल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है लोअर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, तो भाई सीईओ आ गया। फिर आता है बेटा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, कह सकते हैं सीएमओ, चीफ सेल्स ऑफिसर सीएसओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ। इसके अलावा एक और आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी। ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गूगल, आपके गूगल के सीईओ कौन है, एग्जांपल ये है कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, तो वो कंपनी के एक्चुअल टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। गूगल कंपनी के हित की सारी चीजें, इंटरेस्ट की सारी चीजें कहीं ना कहीं सुंदर पिचाई से होके ही गुजरती होंगी, ठीक है, क्योंकि वो बंदा टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। अगर मैं मेटा कंपनी की बात करूं, मेटा एक ऐसी कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है, जिसके अंदर 3 बड़ी कंपनियां आती हैं सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा, इंस्टाग्राम खोलेंगे नीचे लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा, फेसबुक खोलेंगे तो ये भी लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा। तो बेटा अगर मैं देखूं तो फेसबुक का जो ओनर है वो कौन है, सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते होंगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी टेक ओवर कर लिया। फिर आते हैं भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो गूगल है, अब गूगल का कोई परचेज डिपार्टमेंट होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, है ना। अब आप सोचोगे सर ये गूगल परचेज क्या करता होगा, गूगल तो ऑनलाइन ब्राउजर का बस सॉफ्टवेयर है, तो परचेज क्या करता होगा, बेटा टेक्नोलॉजी को परचेज करना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई गूगल एक कंपनी है और उसका परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट का जब अपना एक मैनेजर हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर हो गया, उसमें भी सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर आ जाएगा, या एसोसिएट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड मतलब परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, किसी एक ब्रांच का मैनेजर है ना। भाई मैं कहूं कि दिल्ली में एक ब्रांच खुली है, ठीक है, अभी एप्पल ने अपना एक स्टोर खोला है दिल्ली में,
तो दिल्ली का जो वो स्टोर है उसका अगर कोई मैनेजर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच मैनेजर, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा। फाइनेंस मैनेजर, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो वो कहां जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। लास्ट में बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अभी मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, काम नहीं बताए, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये ट्रायंगल जब हमारा खत्म हो जाएगा ना तो हम उसके काम भी पढ़ेंगे कि भाई हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम क्या करता है। ठीक, अभी बात करते हैं लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की। बेटा जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, सुपरवाइजर या फंक्शनल फोरमैन या जूनियर मैनेजर, ठीक है, या एसोसिएट मैनेजर या इंस्पेक्टर या फिर क्लर्क। ठीक, ये सारे नाम यहां पे लिखे हुए हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। और इनसे भी नीचे कौन आते हैं, वर्कफोर्स, मतलब एक्चुअल एम्प्लॉइज आते हैं इसके नीचे, जो एक्चुअली एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, लेबरर्स, वर्कर्स, ये इसमें आते हैं वर्कफोर्स में। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे ऊपर होते हैं वो टॉप, जो बीच में होते हैं वो मिडिल, और जो सबसे आखिरी ऑफ मैनेजमेंट लेवल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, यहां पे यार दो चीजें और दिख रही है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, एक बार देख लेते हैं। एक लाइन आपको यहां पे दिख रही होगी, यहां पे लाइन जो दिख रही है वहां पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। देखो ऊपर एरो दिखा रहा है, ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन। और ये वाली जो आपको मेरे बगल में यहां पे लाइन दिख रही होगी वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि अथॉरिटी की लाइन। अब मैं आपको इसी डायग्राम में बताऊंगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सीन चलता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो। देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को मैनेज करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है लेकिन फिर भी लिमिटेड होती है। उनको क्या करना है, उनको टॉप लेवल की बात लोअर तक और लोअर की बात टॉप तक पहुंचानी है ना, और बाकी चीजें मैनेज करनी है, जैसे एम्प्लॉइज को इंटरव्यू लेना, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना, ऑर्गेनाइज वे में हर काम हो ये इंश्योर करना, ऑर्डरली तरीके से सारे काम हो ये इंश्योर करना, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहे ये इंश्योर करना। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की लिमिट, की ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे। अरे भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर अपना काम करता रहेगा तो ये लोग भी तो तभी जिंदा रहेंगे ना भैया। जब यही चला जाएगा, जब ये सर्वाइवल ही इंश्योर नहीं कर पाएगा तो ये नौकरी किसकी करेंगे। ठीक, गूगल कंपनी ही बंद हो जाएगी। मान लो सुंदर पिचाई ने इतना खराब काम कर दिया कि गूगल कंपनी ही बंद हो गई, तो ये सब करेंगे क्या फिर जब कंपनी बंद हो जाएगी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वेलफेयर की बात की जाए तो ये इन्हीं के हाथ में होता है, ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी इन्हीं के हाथ में होता है। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि धीरे धीरे आप जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ऊपर चलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं अथॉरिटी की बात करता हूं। मैं अथॉरिटी का लाइन जो है वो एरो जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी खुद नहीं रखता है, वो अपनी थोड़ी अथॉरिटी किसी और को दे देता है जो कि है मिडिल लेवल का इंसान। मिडिल लेवल वाला अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देता है जो कि है लोअर लेवल वाला इंसान। मतलब अथॉरिटी का डेलीगेशन हो रहा है, अपनी अथॉरिटी जस्ट एक नीचे वाले इंसान को दिया जा रहा है। अपना सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। आप चाहें तो बच्चों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खींच लिया होगा, पॉज करके खींच सकते हो, वीडियो ही है ये, ठीक है, बैक करके खींच लो अगर ना खींचाओ तो। और यहां पे अब बात करने वाले, देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया एंड आपको मैंने ये बता दिया कि भाई क्या क्या नामों से इनको जाना जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। नाम तो पता लग गया, काम बताओ। तो बेटा सबसे पहले यहां पे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बीओडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैन बी कॉल्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं, जनरल मैनेजर कह सकते हैं, जीएम जिसको बोलते हैं, और प्रेसिडेंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ गया सामने। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, टॉप मैनेजमेंट हैज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज ऑफिसर्स ऑफ दीज लेवल्स आर अकाउंटेबल टू ओनर्स। कहा जा रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके पास सारी मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, वही कंपनी को मैनेज करते हैं, और इन्हीं अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट कमा के दें। भाई देखो गूगल का एग्जांपल ले रहे थे तो गूगल का एग्जांपल लेते हैं। बेटा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, गूगल के मालिक नहीं है। कहोगे सर ये कैसी बात हुई, मालिक ही तो सीईओ होता है, हमने तो यही सुना था। जैसे टाटा कंपनी के सीईओ अगर रतन टाटा है, नहीं बेटा, टाटा कंपनी के फाउंडर रतन टाटा है, मालिक कोई और है, सीईओ कोई और है। मालिक रतन टाटा हो सकता है, सीईओ कोई और है। सीईओ वो इंसान है जो मैनेजमेंट का हेड है, वो नहीं जो कंपनी को होल्ड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, तो बेटा ध्यान से सुनो। किसी किसी कंपनी में जो सीईओ होता है वही मालिक होता है। जैसे मुकेश अंबानी की अगर मान लो कंपनी है तो वो अपनी कंपनी के खुद ही सीईओ और खुद ही मालिक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में या तो बुढ़ापे के कारण या तो डेथ के कारण
और या तो किसी और प्रॉब्लम के चलते ओनर्स सिर्फ ओनर रह जाते हैं और बाकी कंपनी का जो कामकाज होता है वो अपने सीईओ को दे देते हैं। जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स या शेयर होल्डर्स कोई और होंगे। अब सुंदर पिचई एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के हेड है, समझ रहे हो ना, है एम्प्लॉय ही, लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मतलब चले सिक्का किसका चलेगा, सुंदर पिचई का। काम कौन करेंगे, बाकी लोग। लेकिन सुंदर पिचई की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ये बनती है कि वो अपने गूगल के शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दें, क्योंकि शेयर होल्डर्स का तो पैसा लगा हुआ है। करेक्ट है ना, समझ गए बात को। अब ऐसी कंपनी जहां पे मालिक भी वही, सीईओ भी वही, जनरल मैनेजर भी वही और उसी की कंपनी है, सारा पैसा भी उसी का लगा है, तो उसको किसी को पैसा कमा के नहीं देना है, सारा पैसा उसी का है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आप लोग समझ गए होंगे। अभी यहां पे इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही ये काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करे, ये देखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। भाई जैसे मैं कहूं कि भाई मैं कहता हूं कि भाई फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो बेटा, मार्क जुकरबर्ग का सिंपल सा हिसाब किताब है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक, उसने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम को खरीदा, व्हाट्सएप को खरीदा, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी की सरकार हिलानी है ना तो फेसबुक का एक पोस्ट ही काफी है, अगर किसी की सरकार हिलानी है ना तो इंस्टाग्राम का एक पोस्ट ही काफी है। और हमेशा एक बात समझिएगा, मार्क जुकरबर्ग खुद तो इंस्टाग्राम के मालिक हैं, इंस्टाग्राम पे फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो फैशन करके दिखाते हैं। मार्क जुकरबर्ग एक पतली सी ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के और ब्लू कलर की जीन्स पहन के, व्हाइट कलर के शूज पहन के जिंदगी काट दी उसने। इसका मतलब यह है कि एक ड्रग डीलर ना कभी भी ड्रग एडिक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मैं बेच रहा हूं वो मेरे लिए सही नहीं है। अब मार्क जुकरबर्ग की आप बुद्धि समझ गए होंगे, लेकिन हमारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए हैं, रीले देखने में लगे हुए हैं। यहां पे आता है डिफरेंस एक बड़े इंसान में और एक हम लोगों में, जो अपना पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे रीले देखते हुए बिता रहे हैं, और वो बंदा एडिक्ट करवा रहा है सबको। ठीक है, चलिए, तो भाई उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। क्या ऑब्जेक्टिव होगा फेसबुक का, अगर हम सोच के देखें बेटा, फेसबुक का ऑब्जेक्टिव यही मतलब यही होगा कि भाई दुनिया का हर इंसान, हर गांव का छोटा सा छोटा बच्चा भी हो, वो फेसबुक चलाए। क्यों? क्योंकि भैया हम ज्यादा लोगों तक अपना इंपैक्ट पहुंचा पाए, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। फेसबुक का यही इंपैक्ट होगा, यही ऑब्जेक्टिव होगा। एक कमरे से शुरू हुई कंपनी और आज पूरी दुनिया में फैल गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम किसका होगा? मार्क जुकरबर्ग का होगा, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। एक्टिविटीज, कौन सा इंसान क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना, तो इसके बारे में मतलब एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज लेके आने वाले हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई मान लो कि एक बच्चा है और वो टॉप करना चाहता है, 95% प्लस मार्क्स लाना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया। अब उसने पॉलिसीज बना ली कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, मैं फोन से दूर रहूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं खेलूंगा कूदूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। ठीक है, उसकी पॉलिसी भी क्रिएट हो गई। अब उसको एक्टिविटी सेट आउट करनी है, एक्टिविटी निकाल के लानी है कि मैं क्या करूंगा। पहले ना मैं जाऊंगा और सर की वीडियो देखूंगा, फिर जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं खुद का रिवीजन करूंगा, फिर 6 महीने बाद मैं सैंपल पेपर भी लगाऊंगा। तो उसने एक्टिविटीज का एक पूरा फ्रेम जो है अपने पास ले लिया, ताकि ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। ये भी काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। रिसोर्सेज को लेके आना। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जमीन, ये सब कौन लाएगा? भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही लाएगा। कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट या एम्प्लॉय जमीन तो ना लेके आएगा। जमीन लाने का काम किसका है? भैया फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब फिजिकल एसेट्स या फिक्स एसेट, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कैपिटल या पैसा, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लोगों को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, हमारी कंपनी में काम कैसा चल रहा है, काम अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लो बेटा कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, मान लीजिए आज बनना शुरू हुई, अब 2 साल लगेगा बिल्डिंग बनते। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? एसी के कमरे में बैठा रहेगा और दूर से बिल्डिंग को देखता रहेगा? नहीं, वो जाएगा, विजिट करेगा और देखेगा कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है, क्या है, जो WIP है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया बिल्डिंग 50 माले की बिल्डिंग बननी है, 50 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, तो देखेगा कि पहला माला सही बना कि नहीं, दूसरा माला सही बना कि नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हमेशा उसको कंट्रोल करना है। फिर आता है बच्चों अप्रूविंग बजट। अब ये समझ लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की इजाजत के बिना कंपनी में 1 रुपए का पत्ता भी कोई नहीं खरीद सकता है।
समझ गए ना, जैसे कहते हैं ना मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये समझ लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अथॉरिटी के बिना आप 1 रुपया तो छोड़िए, 1 चवन्नी नहीं खर्च कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। हर पैसे के ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट के सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी है। हर चेक के ऊपर साइन वही करेगा, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है पैसा खर्चने की, बजट को अप्रूव करने की। तो बेटा ये 6 जो है ऑब्जेक्टिव सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। ये सारे जो 6 के 6 पॉइंट है या 6 के 6 जो फंक्शंस हैं, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही फंक्शंस हैं। अब आते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीचों बीच आता है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। टॉप लेवल की बात लोअर तक पहुंचाने का काम मिडिल ही करता है, और लोअर की बात टॉप तक पहुंचाने का काम मिडिल ही करता है। अब मैंने कई बार बच्चों को एग्जांपल दिया है, मिडिल लेवल को समझिए कि आपकी मम्मी की बात हो रही है, एंड टॉप लेवल को समझिए कि पिताजी की बात हो रही है। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन आज भी पिताजी से कोई बात कहनी होगी तो पहले मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मम्मी ये बोल दो पापा से, है ना। तो मम्मी क्या हो गई, वो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गई। हम कौन हो गए, बिल्कुल लोअर, और पिताजी हो गए टॉप लेवल के। पिताजी को ही सोचना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, पिताजी ही को सारे रिसोर्सेज लेके आना है। मम्मी का काम क्या है, बातों को इधर से उधर करना, मतलब एक मैसेंजर की तरह काम करना, एंड सारे घर को चलाते रहना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रनिंग में रखना। किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे मम्मियां घर को संभालती हैं, वैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। ठीक है, ये एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखिएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अंडर दिस, अब यहां पे नाम मैंने दे रखे हैं, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड। कौन कौन, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, मैंने आपको बताया मार्केटिंग मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना, ये सारे मैनेजर आ गए। डिप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब डिपार्टमेंटल हेड के नीचे वाला। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया मैनेजर, जैसे ये हो गया बेटा प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, इनके नीचे आ गए एसोसिएट प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसा है ना। इनके नीचे कौन आ गए, एसोसिएट प्रोडक्शन मैनेजर आ गए, समझ गए। प्लांट सुपरिटेंडेंट्स जो एक प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड। अब देख लेते हैं भाई कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले एंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में लागू करवाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, और एक जन जन तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कि इसके 95% आने चाहिए बोर्ड्स में, अब मम्मी आपको रोज याद दिलाएंगी। पिताजी ने तो एक बार आदेश लगा दिया, ऑब्जेक्टिव सेट, 95 आने चाहिए, लेकिन मम्मी क्या करेंगी, आपको रोज याद दिलाएंगी, बेटा पढ़ ले, ठीक है, उठ जा जल्दी, पढ़ ले पढ़ ले। तो उनका काम क्या है कि उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट कराना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। हमारे घरों में मम्मियां करती हैं, ठीक है, पूरे घर को कौन संभालता है, मम्मी संभालती हैं। कहां पे क्या सामान रखना है, कब कहां आना है, कहां जाना है, उसके बाद कौन सा सामान कहां रखा हुआ है, अब आपको पता भी नहीं चलता और उनको सारी चीजें पता रहती हैं। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान कभी भी इंटरव्यू लेने नहीं जाएगा, वो हमेशा ही क्या कहेगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है उनको आप नौकरी दे दो, नौकरी के लिए आप न्यूज़पेपर में डालो एडवर्टीजमेंट, टीवी पे बोलो, रेडियो में बोलो, वो आपका है। लिंक्डइन, naukri.com, जहां जो करना है करो, एम्प्लॉयज को लेके आओ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। इंस्ट्रक्शंस को इशू करना कि भैया अपने सबॉर्डिनेट को बताना कि व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट, क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हमें मोटिवेट रखना और खूब ज्यादा उनकी तारीफें करना, क्योंकि तारीफ करने से भी इंसान मोटिवेट होता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उनकी तारीफ कर दी, अब वो मोटिवेट हो जाएंगे कल और अच्छा काम करने के लिए। जैसे मम्मी की बात कर लेते हैं भाई, अगर मम्मी ने हमारी कुछ खाना बनाया घर पे और हमने मम्मी की थोड़ी तारीफ कर दी, मम्मी आज तो बहुत अच्छा खाना बना था, एंड लिटरली खाना अच्छा ही बना होगा, आपने थोड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी, अरे मम्मी ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, या ये डिश तो बहुत अच्छी बनी थी। अब वो और मोटिवेटेड फील करेंगी कि यार ऐसा खाना मेरे को रोज बनाना है, ठीक है, कि भाई अब मैं कल भी यही खाना बना के दूंगी, ठीक है, ऐसा ही कुछ करूंगी जिससे मतलब बच्चों को खुशी हो। तो कहने का मतलब है बेटा यहां पे भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना पड़ेगा, ताकि वो क्या करें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे एंड बेटर परफॉर्म कर पाए। फिर आते हैं क्रिएटिंग कॉपरेशन, बेटा कॉपरेशन क्रिएट करने का, कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि टॉप वाला बंदा वर्कर से उलझे ना, और वर्कर जो है वो टॉप से उलझे ना, सब लोग कॉपरेट करके चलें, कोऑर्डिनेट करके चलें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के फोकस में रखें। ठीक,
Cooperation among different divisions is required to successfully achieve company's objectives and this is done by middle level management. भैया अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में लड़े झगड़े ना, ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। और अगर एक ही डिपार्टमेंट के लोगों की बात हो रही है तो अगर 100 एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के अंदर है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 के 100 एम्प्लॉय कोऑर्डिनेटेड रहें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, मदद करें एक दूसरे की। ये काम देखना किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, माने कि प्रोडक्शन मैनेजर का ही होगा। चलिए बच्चों अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर एंड ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कई बार मैंने आपको सुपरवाइजर क्या मतलब बताया है, तो सुपर का मतलब होता है बेस्ट, जैसे आपके सुपरमैन मतलब बेस्ट मैन, और वाइजर का मतलब होता है, ठीक है, वाइजरी या सुपरवाइजर का क्या मतलब, वाइजर का मतलब होता है विजन। विजन का मतलब हो गया आपका व्यू, मतलब बेस्ट व्यू, मतलब क्या निकल के आ रहा है? बेस्ट व्यू। सुपरवाइजर वो इंसान होता है जो सब पे चील की तरह, गिद्ध की तरह नजर रखता है सारे एम्प्लॉयज पे, मतलब बेस्ट व्यू लेता है कि हाँ यार देख लूं कौन क्या काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। ओके, अब इनके फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं और यहां पे हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 6th पॉइंट, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। बेटर ह्यूमन रिलेशन क्यों कहा जा रहा है? वर्कर्स से डायरेक्ट टच में कौन है? लोअर लेवल। वर्कर से डेली बातचीत कौन करेगा? लोअर लेवल। वर्कर्स की मुसीबतों को सुनेगा कौन? लोअर लेवल। उनको दूर कौन करेगा? और लोअर लेवल करेगा। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन, और ये सब जब करेगा तो वर्कर्स के साथ रिलेशन अच्छे बना पाएगा या नहीं? बिल्कुल बना पाएगा। दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन सो दैट डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस। लड़ाई झगड़े ना हो, सब लोग समझौते से रहे, अच्छी रिलेशनशिप रहे सारे लोगों के बीच में। ये कौन इंश्योर करेगा? बेटर ह्यूमन रिलेशन कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। इनवाइटिंग सजेशन, लोअर लेवल का इंसान जो होगा, मैनेजमेंट का जो इंसान होगा, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता रहेगा कि यार अपने कोई सजेशन दो, तुमको अगर लग रहा हो कि किसी चीज में कोई कमी हो रही तो अपनी बात बताओ, क्योंकि तुम ही लोग तो एक्चुअली में काम कर रहे हो ना भाई, एम्प्लॉयज ही तो हैं जो काम कर रहे हैं। तो काम करने में असली दिक्कत क्या आ रही है ये भी तो एम्प्लॉयज से ही पूछोगे ना, और किससे पूछोगे? बाहर पूछने जाओगे क्या? ठीक हो गया। तो भैया सजेशन इनवाइट करने का काम लोअर लेवल का इंसान करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। अब आप पूछेंगे सर किन कामों में हेल्प करता है? बहुत सारे कामों में। देखो जैसे कि रिक्रूटमेंट में, है ना भाई, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग देने में, प्रमोटिंग करने में, प्रमोटिंग एम्प्लॉइज, इन सारे कामों में लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, देखो बेटा वर्कर्स जो है वो हैवी मैनुअल लेबर करते हैं, हैवी मशीनरीज के साथ डील करते हैं, तो किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखें, वर्कर्स को कोई चोट ना लगे काम करते हुए, कोई उनको हानि ना हो। कोई अगर माइनिंग का काम हो रहा है तो ऐसा ना हो कि भैया दिन रात माइनिंग ही करवाई जा रही है। जैसे आपने केजीएफ में देखा होगा क्या हो रहा है, वहां पे कोलर गोल्ड फील्ड्स है साउथ में कहीं, और वहां पे दिन रात बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है लोगों से, जिससे लोगों की हालत खराब है वहां पे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब काम कौन देखेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट देखेगा। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, बेटा प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है प्रोडक्टिविटी का। जितना ज्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट खराब होगा बेटा उतनी ही प्रोडक्टिविटी गिरेगी भी। अब यह आपके हाथ में है कि वर्किंग इन्वायरमेंट को आप कैसा रखना चाहते हो और प्रोडक्टिविटी के साथ आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा। एंड वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये देख लीजिए बेटा। सबसे पहले आपको उनको मटेरियल देना पड़ेगा कि भैया जो चीज रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, मशीन देनी पड़ेगी, टूल्स देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, भाई पानी चाहिए कि नहीं चाहिए पीने के लिए? बिल्कुल चाहिए। बिजली चाहिए, है ना, एसी वगैरह चाहिए। वेंटिलेशन चाहिए, भाई साफ हवा भी कंपनी के अंदर आती रहे, है ना, जहां पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे साफ हवा है, ताजा हवा है, वेंटिलेशन चलती रहे, और साफ सफाई ये आपको चाहिए। तो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट कौन रखेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रखेगा। लास्ट में आता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। बेटा वर्कर्स की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है या कोई अपील है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही पहुंचाएगा टू द हायर लेवल एंड हायर लेवल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू द वर्कर्स। ठीक है ना, अपनी बातों को पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे पहुंचाएगा? टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। अच्छा किसकी मदद से पहुंचाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद से पहुंचाएगा। आई होप बच्चों की आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बहुत सारी
यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, अपना एक हैंड रिटन नोट्स आप बना ही रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूं बना रहे होगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में नोट्स बनाना एंड नोट्स पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होता है, क्योंकि अंत समय में आपको किताब के पन्ने पलटने का टाइम नहीं मिलेगा, आपने जो चीज जहां लिखी है बस वही पढ़ने का टाइम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। टाटा बाय बाय, जय हिंद। हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। फटाफट से आ जाओ यार क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमारा जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस नामक जो चैप्टर है, बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में भाई अगर देखा जाए तो उस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट था आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तीसरा पार्ट था मैनेजमेंट के लेवल्स, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा पार्ट बेटा ये है जहां पे हम आपको कोऑर्डिनेशन समझाने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन निकाल लेना है एंड पढ़ने बैठ जाना है। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम इसको एक बार रीड आउट करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, होगा क्या ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में सबकी एकजुटता बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होगा क्या कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट को मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इन डिपार्टमेंट्स के काम अलग अलग हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग हैं, मैनेजमेंट के लेवल भी अलग अलग है, सबके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है, उसके बाद सबके रिसोर्सेज भी अलग अलग है। एंड जो लोग काम कर रहे हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स है, अलग अलग रेफरेंसेस है, अलग अलग एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, या अलग अलग एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशनल या ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहां पे आ रही है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तरह तरह के लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं एंड तरह तरह का काम हमारे यहां हो रहा है। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब एकजुटता नहीं रहेगी, जब यूनिटी नहीं रहेगी, जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है कोऑपरेशन। अगर आप कोऑर्डिनेट होके चलेंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट होके काम करेंगे, तो आप एक दूसरे का कोऑपरेशन करने से बच नहीं पाएंगे। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में बेसिकली यही फर्क है। कोऑपरेशन में होता है हेल्प करना, कोऑपरेट, भाई मैं भी अपना काम कर रहा हूं, वो भी अपना काम कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड दोनों का काम हो रहा है। तो कोऑपरेट जब आप एक दूसरे को करेंगे तो कोऑर्डिनेट तो आपस में करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, पहली चीज। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। बेसिक सिंपल सी बात है। रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, प्रॉपर तरीके से हो, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी बने आप। तो ये सब कैसे हो पाएगा? कोऑर्डिनेट करके जब आप चलेंगे लोगों से, तभी आप ये चीज संभव कर पाएंगे। मान लीजिए कि मुझे किसी को मैं मैनेजर हूं और मुझे अपने सबऑर्डिनेट को कहना है, मेरे 2-3 सबऑर्डिनेट हैं, मुझे एक को कहना है कि 10 बजे तुम्हारा काम पड़ेगा, एक को कहना है 11 बजे काम पड़ेगा, एक को कहना है 12 बजे काम पड़ेगा। अब मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आपस में तीनों भी कोऑर्डिनेट कर ले कि कौन 10 बजे आने वाला है, कौन 11 बजे और कौन 12 बजे। अगर मैंने सारा काम उनके मत्थे छोड़ दिया कि भैया तुम ही डिसाइड करके बता देना, तो 50% चांस है कि काम बेकार होने वाला है, काम गुड़गोबर होने वाला है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा वो तीनों एम्प्लॉइज जो है ना, वो आपस में अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वो लड़ाई झगड़े, नहीं नहीं मैं तो 10 बजे नहीं उठ पाऊंगा सो के, नहीं नहीं 12 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, कोई कहेगा जल्दी है, कोई कहेगा लेट हो गया। मुझे अपनी भी ऑर्डर चलानी है और मेक श्योर करना है कि वो आपस में तीनों कोऑर्डिनेट होके एक म्यूचुअल डिसीजन पे भी आ जाए। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। चलिए अब एक बार रीड आउट करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कोऑर्डिनेशन वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इंश्योर करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ग्रुप है, वर्क्स इन सिंक। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सिंक। भाई सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि भैया एक दूसरे से बातचीत करके और सिंक्रोनाइज्ड होके हम काम करेंगे। सिंक्रोनाइज मतलब टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होके काम करना है। देयरफॉर देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन निकलेगी। यूनिटी मतलब एकता निकलेगी, काम करने की एकता निकलेगी एम्प्लॉइज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स हार्मोनी। अब हार्मोनी का मतलब क्या होता है, देखो यार, जब आप कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे ना तो लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं, एंड जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आप हार्मोनी में काम करोगे या पीस में काम करोगे। लड़ाई झगड़ा ना करने का मतलब है एकता में रहना, हार्मोनी में रहना। हार्मोनी का मतलब होता है एकता या पीस या शांति। तो हार्मोनी आपके अंदर आएगी इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आप एकता में रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, एकता में आपको रहना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही नहीं सकते हैं अगर सारे लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे। ऑब्जेक्टिव तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अचीव होंगे जब सारे लोग एक ही पथ पे चलते जाएंगे, एक ही तरीके का काम एक ही तरीके से करते जाएंगे। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ग्रुप एफर्ट। व्हेन एन इंडिविजुअल इज वर्किंग देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। जब कहीं ग्रुप की बात हो रही है, जब ग्रुप एफर्ट्स की बात हो रही है तो ही कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कोई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है भाई, ग्रुप की जहां बात हो रही है वहीं पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जहां पे ग्रुप नहीं वहां काहे का कोऑर्डिनेशन, जब अकेला इंसान ही को सारा काम करना है तो कोऑर्डिनेट किसके साथ करेगा। ठीक है भाई, तो इससे बेटा ये देखिए यहां पे एक डायग्राम भी आपके लिए, यहां पे जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं उन सबका मेन मोटिव है एक जगह पे पहुंचना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब मान लीजिए जो रंग बिरंगी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, और ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। एंड दिशा सबकी, मतलब दिशा सबकी एक ही है, सबको मिलके कहां आना है, एक ही जगह पे आना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करनी है। चाहे कोई कहे, मतलब चाहे किसी के रास्ते में बहुत दिक्कतें आ रही हो तो भी, और चाहे किसी का रास्ता थोड़ा सिंपल हो तो भी, है ना। मतलब दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, सबको एक साथ मिलके उनको सॉल्व करने की बात करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, अब यहां पे देख लेते हैं कि भैया क्या कुछ फीचर्स निकल के आते हैं कोऑर्डिनेशन के। देखो यार, कोऑर्डिनेट करके अगर आप चलोगे तो टीम स्पिरिट बनेगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी कोऑर्डिनेट होकर चलते होंगे। भाई अगर विराट कोहली ये कहने पे अड़ जाए कि आज मैं 100 रन मार के आऊंगा चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हमारी जीते या ना जीते, क्या चल पाएगा ऐसा? अगर विराट कोहली ने ऐसा बोल दिया कि आज मैं सेंचुरी मारूंगा, इंडिया टीम जीते चाहे ना जीते, क्या उससे काम होगा? भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की टीम जीतनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए। विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहले टीम को जिताओ। तो जहां पे कोऑर्डिनेट करके आप चलोगे वहां पे टीम स्पिरिट आपकी डेवलप हो जाएगी। सेकेंड बात, प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन, जब आप कोऑर्डिनेशन से चलोगे, जब आपका पूरा ग्रुप एक ही तरह के रास्ते पे चलेगा तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती रहेगी, प्रॉपर दिशा मिलती रहेगी, वहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। जब आप कोऑर्डिनेट होकर काम करते हो, जिस दिन आपका मूड नहीं अच्छा है, जिस दिन मूड खराब है, या आपका काम करने का मन नहीं है, या लेजीनेस फील कर रहे हो, आलस फील कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा लग के काम कर रहा है, आपकी ही टीम का इंसान लग के काम कर रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में तो आप उसको भी देख के क्या हो जाओगे? मोटिवेटेड फील करोगे। तो ये तो हो गया भाई आपका मोटिवेशन। चौथा, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप कोऑर्डिनेट करके काम करोगे तो टाइम का, रिसोर्सेज का, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, सबका ख्याल रखोगे। आप किसी भी रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं होने दोगे। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे ग्रुप के मेंबर हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो वेस्टेज होगा ही होगा। लेकिन जब एक ही दिशा में सबका प्रोडक्टिविटी जा रही है कि हाँ भाई ये काम करना है, फुल फोकस के साथ करना है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। पांचवा, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। बेटा अगर सारे के सारे लोग एक ही तरीके के काम को करेंगे एंड एक ही तरीके से करेंगे ना, तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स आपके जल्दी अचीव, क्विकली अचीव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मान लो यार कोई भाई किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी है लैक्मी, तो लैक्मी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है और उनका जो टारगेट सेल है वो 1 लाख यूनिट है। अब टारगेट सेल तो 1 लाख यूनिट है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 100 लोग हैं, एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, वो डेली 100-200 यूनिट बेच देता है। एक इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, ना ही जो अच्छा ना करने वाला अच्छा करने वाले से कुछ सीख भी नहीं रहा है। मतलब कि हमारा जो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वहां पे दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे ही सारे लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में कि हाँ भाई इस एरिया में तू जाएगा, उस एरिया में मैं जाऊंगा, मैं कम सेल्स ला रहा हूं तो मैं इसी एरिया में काम चला लूंगा, मेरी टेरिटरी ये है। वहां पे जब वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो उनके टारगेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएंगे, जब हर बंदा अपनी 100% देके काम करेगा। फिर आता है छठा पॉइंट, इंप्रूव्स
रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आप कोऑर्डिनेटेड रहोगे, मिलजुल के काम करोगे तो आपके संबंध या रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और लोगों से। इसके बाद 7वां पॉइंट, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप जब कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार वो इंसान बड़ी मेहनत कर रहा है, मेरे को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। उस केस में आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, जहां पे आप कॉस्ट भी कम लगाओगे एंड इफेक्टिव बन जाओगे, जब आप टाइम भी कम लगाओगे, कम समय में ज्यादा काम करके दोगे। ठीक। 8 पॉइंट, इंप्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में गुडविल भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है आज के इस पूरी क्लास का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप कोऑर्डिनेट होकर चलोगे 10-20 लोगों और कोऑर्डिनेटेड रह के काम को कंप्लीट करने की बात करोगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करोगे, तो आपके एक्शन में यूनिटी आएगी। एक्शन में यूनिटी समझ रहे हो भाई, वो डायरेक्टर कहता है ना, टेक कैमरा एक्शन। तो अब एक्शन किया और हीरो अलग दिशा में भाग रहा है डांस करते समय, हीरोइन अलग भाग रही है, सारा एक्शन बिगड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट होके जब तक नहीं चलेंगे, हीरो हीरोइन आपस में डिसाइड नहीं करेंगे कि किस तरह का स्टेप हमको करना है, तब तक क्या नहीं होगा, यूनिटी नहीं आ पाएगी एंड तब तक काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी लानी पड़ेगी आपको। यूनिटी इन एक्शन आएगा जब आप कोऑर्डिनेट करके चलोगे। रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, मैंने आपको बताया। वेस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। कॉपरेशन भी इसी का हिस्सा है। कॉपरेट करके चलना मतलब कोऑपरेट, ऑपरेट मतलब हम काम कर रहे हैं अपना, तुम काम कर रहे हो अपना, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इनकरेज टीम स्पिरिट, मैंने आपको बता दिया भाई, टीम स्पिरिट अच्छी बनेगी। क्रिकेट टीम का एग्जांपल देके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट नहीं होंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। भाई 10 बजे वाला, 11 बजे वाला, 12 बजे वाला, 3 वर्कर थे, एक को 10, एक को 11 और एक को 12 बजे आना था। अब आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो पता चला 11 बजे वाला 10 बजे आ गया, 10 बजे वाला 12 बजे आया और 12 बजे वाला आया ही नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर मैनेजर जब हड़काएगा तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो भैया अगर कोऑर्डिनेटेड होकर चल लेते तो लड़ाई झगड़े करने की नौबत ही ना आती। फिर रिकंसिलेशन, अगर कोई लड़ाई झगड़ा पहले से हो रखा है तो अब से सही हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका रिकंसिलेशन। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप कम समय में ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। अगर अच्छा नहीं करोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है ना। बिल्ड सिनर्जी, सिनर्जी बोले तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी कोऑर्डिनेटेड जब आप रहोगे, क्योंकि हंसते खेलते काम करने का मजा ही कुछ और है ना। कुछ बच्चों की आप बात करें तो बच्चे ग्रुप स्टडी भी करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, तो भाई वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को एसेंस या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बेटा आपके गोल और ऑब्जेक्टिव भी जो हैं वो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जल्दी अचीव होंगे एंड बेहतर तरीके से अचीव होंगे। आई होप बच्चों की आपको कोऑर्डिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए थोड़ा वेट करिए। अब आपको मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पूरा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया है और इसका जो भी वन शॉट आएगा वो भी आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।